Welcome again. This is Rumana Ali working as a nursing tutor in Biani Institute of Science and Management. जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, उसी टॉपिक को उसी यूनिट को आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पर उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं जो प्रीवियसली क्लास में हमने पढ़ा था, विच आई मैंशनड ऑन द कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, दैट इज़ डेफिनेशन। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अकॉर्डिंग टू ANA, अकॉर्डिंग टू ICN। उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग, वर्ड मीनिंग नर्सिंग का, नर्स वर्ड का मीनिंग। फिर हमने पढ़ी थी नर्स की कुछ क्वालिटीज़, उसके प्रोफेशन में वो किस क्वालिटी की नर्स हम डिमांड करते हैं या फिर कौन सी क्वालिटीज़ एक प्रोफेशनल नर्स में होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था एक स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई किया था, दैट इज़ नर्सिंग इज़ एन आर्ट, साइंस एंड वोकेशन। आई होप आप उस वीडियो को देखकर पूरा चैप्टर थोड़ा जो भी मैंने बताया था उसको समझ चुके हैं। अब फर्दरली हम लोग टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल नर्सिंग रोल, कि अपने प्रोफेशन के अंदर एक नर्स कौन कौन से रोल प्ले करती है, किस किस रूप में वो अपने आप को ढालती है और कौन कौन सी वर्क एक्टिविटीज़ को अपने रोल में रह के वो पूरा करती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रोल्स को मेंशन किया है नर्सेज के। उसमें फर्स्ट आता है केयर गिवर। ऑब्वियसली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क या फिर सर्विस जो है वो नर्स की है केयर को देना। तो केयर गिवर का रोल सबसे पहला रोल प्ले करती है एक नर्स। केयर गिविंग बाय टू द क्लाइंट, टू देयर फैमिली मेम्बर, टू देयर कम्युनिटी, अपने हर फील्ड में अपने पेशेंट को एक हॉलिस्टिक केयर देना। हॉलिस्टिक मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, एनवायरमेंटली, हर तरीके से पेशेंट को वेल बीइंग की स्टेट में लेके जाना, उसकी हेल्थ को मैक्सिमल फंक्शनिंग तक लेके जाना एक नर्स का प्राइमरी फंक्शन होता है और वो अपना केयर गिवर रोल प्ले करके उस फंक्शन को पूरा करती है। नेक्स्ट हम जाते हैं उसके रोल पर जो है एडवोकेट। हाउ कैन एक एडवोकेटर की तरह कैसे एक नर्स अपना रोल प्ले करती है वो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से वो अपने क्लाइंट के सारे राइट्स को, उसके लीगल जो भी इश्यूज़ हैं उनको संभाल के रखेगी, उसको हर तरह की लीगल या फिर इलीगल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा के रखेगी और उसके सारे जो भी उसके अधिकार है, उसके जो राइट्स हैं उनको मेंटेन करके रखेगी। तो वो उस तरह से एक एडवोकेटर का रोल प्ले करती है एक क्लाइंट के लिए अपनी प्रोफेशन के अंदर, पूरी तरह से एडवोकेसी करके अपने क्लाइंट की, उसको राइट्स प्रोवाइड करवा के, उसकी लीगल अथॉरिटीज़ का, उसकी लीगल इश्यूज़ का ध्यान रखकर। नेक्स्ट हम उसके रोल पे चलते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकर मतलब हर एक सिचुएशन में, हर एक इमरजेंसी कंडीशन में एक नर्स कैसे अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट कर रही है अपने प्रोसेस को, किस तरह से वो सोच रही है। अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है, कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है, तो विदाउट प्रिपरेशन वो कैसे अवेयर रहकर अपनी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने प्रोसीजर को अडेप्ट करवा रही है एक पेशेंट के लिए, या फिर किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर रही है अपने काम को, तो उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल थिंकर। कि क्यों नर्स को नहीं पता किस तरह का पेशेंट आने वाला है, उसके पास क्या प्रॉब्लम उस पेशेंट को होने वाली है, तो ऑन द स्पॉट जो भी वो अपनी थिंकिंग के थ्रू, अगर उसके पास स्ट्रेंथ होगी, विल होगा, नॉलेज होगा, तो वो अपनी सारी नॉलेज के थ्रू जिस तरह से उस टाइम क्रिटिकल थिंकिंग करके एक प्लानिंग करेगी कि मुझे अब क्लाइंट के साथ क्या करना है और क्लाइंट के साथ मेरा अब क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो वो हो गए उसका एक क्रिटिकल थिंकर। विद वो तभी आएगा जब उसके पास इंटेलिजेंसी होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, विल होगी, स्ट्रेंथ होगी और नॉलेज होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं उसके रोल पे, दैट इज़ कम्युनिकेटर। एक कम्युनिकेटर की तरह वो कैसे रोल प्ले करेगी, वो कम्युनिकेट करेगी अपने पूरे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर विद हिज फिजिशियन, अपने को कलीग से, अपने पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स से, हर तरह के लोगों से वो डील अप कर रही है, कोप अप कर रही है। तो वो कैसे जब तक नर्स कम्युनिकेट नहीं करेगी तो उसको ना तो क्लाइंट की प्रॉब्लम का पता चलेगा, ना उसके फैमिली मेम्बर के सेटिस्फेक्शन का पता चलेगा, ना जो फिजिशियंस ने ऑर्डर दिए उसको, ना वो उन्हें कैरी कर पाएगी। तो कम्युनिकेट करना हर लोगों से, अपने फील्ड के लोगों से कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेटर का रोल प्ले करना नर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा।
क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेट करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट नहीं करेगी क्लाइंट से, तब तक उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किसी तरह की प्लानिंग को नहीं बना सकेगी। तो एज अ कम्युनिकेटर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू वो अपने क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी इंस्पायर कर सकती है, उसका कॉन्फिडेंस को गेन कर सकती है, ताकि जो भी ट्रीटमेंट या जो भी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस क्लाइंट की जो दिखेगी वो उसी पे डिपेंड करेगी कि कैसे नर्स ने कम्युनिकेट किया था उससे। अगर क्लाइंट अपनी बात को बताने में असमर्थ है, अपनी बात को बताया नहीं जा सकता है उसके द्वारा, तो यही रीज़न है कि नर्स की कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम है। तो एज अ कम्युनिकेटर वो बहुत अच्छा रोल प्ले करके अपने क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम्स को पहले जान सकती है, उसी के बाद फर्दर जो प्लानिंग वो करेगी वो कर सकती है। नेक्स्ट रोल आता है उसका मैनेजर। एज अ मैनेजर वो कैसे मैनेज कर रही है अपने फील्ड के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा रोल है। एज अ मैनेजर वो अपने क्लाइंट को, अपने पूरे एनवायरमेंटल फील्ड को मैनेज करके चलेगी। साथ ही साथ जो भी क्लाइंट की एक्टिविटीज़ है, उसकी डेली लिविंग्स हैं, उसकी जो भी वर्कलोड है उसको वो कैसे मैनेज करवा रही है, चाहे वो उसका ट्रीटमेंट के अंदर मैनेजमेंट हो, चाहे वो उसका पर्सनल मैनेजमेंट हो, चाहे उसका कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट हो, चाहे उसके वर्कलोड में मैनेजमेंट हो, हर तरह से मैनेज करके वो अपने क्लाइंट को चल रही है। साथ ही साथ हर तरह से वो पूरा मैनेज करके एक ग्रुप में अपने हेल्थ टीम के अंदर अपना एक रोल प्ले कर रही है एज अ मैनेजर, एज अ कम्युनिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिसर्चर। एज अ रिसर्चर नर्स कैसे रोल प्ले करेगी, जैसे जैसे क्लाइंट उसके पास आएगा, उसके पास हर प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगी, डिसीजन को बनाएगी। तो वो हर एक फील्ड, हर एक पॉइंट पे, हर एक पहलू पे अपने आप को रिसर्चर बनाएगी, हर एक पहलू पर रिसर्च करेगी कि अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। तो इस तरह से वो रिसर्च करते हुए थ्रू आउट अपने प्रोफेशन को भी इम्प्रूव कर रही है, साथ में अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर रही है। अगर कोई नर्स अपने फील्ड को रिसर्च करके उसके बारे में नहीं जान पाएगी तो आई डोंट थिंक सो शी इज़ अ गुड नर्स और शी इज़ अ अपडेटेड नर्स। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए, प्रोफेशनल नर्स के लिए उसके अंदर ये रोल होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फील्ड को रिसर्च कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है, हर तरीके से वो रिसर्च करके एक नए डेटा पे पहुंच रही है जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्लाइंट के ट्रीटमेंट में उसको बहुत हेल्प मिले। लास्ट उसका रोल जो आता है वो है रिहैबिलिटेटर का। व्हाट इज़ अ रिहैबिलिटेटर? रिहैबिलिटेटर इज़ अ पर्सन जो कि एक क्लाइंट की स्टेट को वापस से उस प्री स्टेट में ले जाना जहाँ पर वो मैक्सिमम फंक्शन कर रहा था। अगर कोई क्लाइंट बीमार हुआ तो वो इलनेस पे आया, फिर हमने उसको ट्रीटमेंट दिया तो वो वेलनेस पे गया। वेलनेस पर जाने पर आई डोंट थिंक, हम नहीं समझ सकते कि वो 100% उसकी बॉडी वापस फंक्शनिंग कर रही है। यस, उसकी जो बीमारी थी, जो डिजीज़ कंडीशन थी, जो इंजरीज थी, उससे हमने उसको फ्री कर दिया है, लेकिन क्या वो अपनी पुरानी स्टेज पर जा चुका है जहाँ पर वो पूरी तरीके से परफेक्ट था? तो उस परफेक्शन तक लाने के लिए, मैक्सिमम स्टेट ऑफ फंक्शनिंग करवाने के लिए क्लाइंट को रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। उसके लिए एक रोल प्ले करेगी नर्स, अपने क्लाइंट को रिहैबिलिटेट करवा के, उसकी डेली लिविंग्स को दोबारा से करवा कर, उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ को दोबारा से इम्प्रूव करवा कर वो उसे रिहैबिलिटेट करेगी, उसकी डेली एक्टिविटीज़ में, उसकी हेल्थ पर अगेन वही सब फंक्शन करवाने के लिए हेल्प करेगी। तो ये सारे रोल्स से नर्सेस के जो अपने प्रोफेशन में वो प्ले करती है। सो ये प्रोफेशनल नर्सिंग रोल के बाद अब हम चलते हैं ICN कोड ऑफ एथिक्स पर, कि ICN के थ्रू क्या कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं। व्हाट इज़ कोड ऑफ एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स आर दी कोड ऑफ गुड मैनर्स। मतलब एक नर्स अपने फील्ड में किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसे कोऑर्डिनेट करके चल रही है, क्या IPR मेंटेन करके चल रही है, और जो भी वर्क उस फील्ड में रिलेटेड पर्सन्स हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, और वो कैसे अपने वर्क को, अपने नेचर को उनके साथ कोप अप करवा पा रही है। तो उसके अंदर हमने ICN ने जो कोड ऑफ एथिक्स दिए, तो हम पहले देखेंगे कि फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की क्या होती है। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होगी 4: प्रमोट हेल्थ, क्योर डिजीज़,
रीस्टोर हेल्थ एंड एलिविएट सफरिंग। ये सब चीज़ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक नर्स की अपने क्लाइंट के लिए। अपने क्लाइंट को डील करने के साथ साथ एक नर्स जो होगी वो अपने फील्ड में, अपने पूरे एनवायरनमेंट में भी डील कर रही है, वहाँ के लोगों से भी इंटरेक्ट कर रही है। तो वहाँ के लोगों से जब वो इंटरेक्ट करेगी तो वो अपना कैसे मेंटेन करके चलेगी अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, वो हम कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ उसका क्या बिहेवियर चल रहा है और कैसे वो उस पर उनके साथ रिएक्ट कर रही है। तो फर्स्ट हमने देखा नर्स एंड द पीपल में कौन आएगा, कौन से ऐसे पर्सन होंगे जिनसे वो इंटरेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली द पर्सन हु इज़ रिक्वायरिंग द सर्विसेज एंड हु इज़ रिक्वायरिंग द केयर। तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो कौन होंगे, हमारे पेशेंट्स। तो एक पेशेंट्स के साथ अपने नर्स का क्या कोड बना के, क्या एथिक्स के साथ वो मेंटेन करके चलेगी, क्या गुड मैनर्स को वो फॉलो करेगी, वो हम इस पॉइंट में हम देखेंगे। तो एक पर्सन जो कि नीड की रिक्वायरमेंट रखता है, उसके साथ नर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन केयर करेगी। मतलब जो भी हम लोग ने अभी 4 पॉइंट्स बताए थे, रिस्टोर करना उसकी हेल्थ को, प्रमोट करना उसकी हेल्थ को, क्योर करना उसके डिजीज़ को, प्रिवेंट करना उसकी इलनेस को, इनको बनाए रखने के लिए जो भी एक्शन लेगी वो एक्शन होगा अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, रेस, एज, सेक्स, कलर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि वो किस पॉलिटिक्स से है, वो किस सिस्टम से है, वो किस एज का है, वो किस कलर का है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो भी अपना बिहेवियर, जो भी अपना ट्रीटमेंट एक नर्स कर रही है अपने पेशेंट के साथ, तो उसे हम लोग बोलेंगे नर्स एंड द पीपल के बीच का, या नर्स एंड द क्लाइंट के बीच का कोड ऑफ एथिक्स, जो कि ICN ने बताया। तो उसमें यही होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, रेस, एज, सेक्स, कलर, ये सब चीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका नर्स का अपनी सोसाइटी के साथ, नर्स का अपने प्रैक्टिस के साथ क्या कोड ऑफ एथिक्स बनेगा। तो जो भी नर्स प्रैक्टिस कर रही है, इट मीन्स जो भी नर्स ट्रीटमेंट कर रही है, जो भी प्रोसीजर वो अप्लाई कर रही है, तो वो उसमें किस तरह से अपना पॉजिटिव व्यू देगी या फिर किस तरह से उसमें कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करेगी। ऑब्वियसली जो भी नर्स प्रैक्टिस करेगी या जो भी प्रोसीजर करेगी वो एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी उसमें स्टैंडर्ड टाइप की हो, या फिर जो भी वो प्रोसीजर कर रही है, जो भी वो प्रैक्टिकल वर्क कर रही है, जो भी वो प्रैक्टिस कर रही है, वो क्या होना चाहिए, उसकी नॉलेज उसके ऊपर पूरी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो पूरी तरीके से उसको कवर अप करते हुए चले और मेंटेन करते हुए चले कि मैं जो भी वर्क कर रही हूँ उसकी प्रैक्टिस में मेरा पूरा पर्टिकुलर रोल है। प्रैक्टिस के बाद अब हम देखेंगे कि नर्स का अपने सोसाइटी में क्या रोल है। नर्स अपनी सोसाइटी के साथ कैसे अपने गुड मैनर्स को मेंटेन कर रही है। तो नर्स अपनी सोसाइटी में कैसे करेगी कि जो भी सोशल नीड्स हैं क्लाइंट की उन्हें भी पूरा करे, जो भी सोशल नीड्स है सराउंडिंग्स की उन्हें भी पूरा करे बाय द सर्वे करके या फिर कोई भी कैंप यूज़ करके। तो वो भी एक तरह का क्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स मेंटेन करना हुआ थ्रू दी कोई भी सर्वे या फिर कोई भी हम ऐसा प्रोसीजर करें जो कंप्लीट कम्युनिटी को एक एपिडेमियोलॉजिकली हम लोग पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करवा के अपनी सोसाइटी में मेंटेनेंस बना रही है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि नर्स का क्या कोड ऑफ एथिक्स बनता है अपने को वर्कर्स के साथ। ऑब्वियसली जिस भी कलीग्स के साथ, जिस भी फिजिशियंस के साथ, जिस भी क्लाइंट के साथ या फिर जिस भी क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो सब उसके को वर्कर्स हो गए। तो उनके साथ वो क्या हार्मनी बना के चल रही है, उसका क्या IPR है, मतलब हर एक इंडिविजुअल की वो रिस्पेक्ट कर रही हो, अपने फिजिशियन को ओबे कर रही हो। तो ये सब चीज़ें आएंगी उसके कोड ऑफ एथिक्स के अंदर उसके को वर्कर्स के साथ। साथ ही साथ वो जो न्यू कमर्स हैं उसको एडजस्ट करवाने के लिए भी कैपेबल हो और वो अपने जो भी एनवायरनमेंट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सिचुएशंस को हैंडल आउट करें। क्योंकि एक नर्स का काम सिर्फ पेशेंट को, क्लाइंट को केयर देना ही नहीं हो कि उस क्लाइंट की केयर को भी बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड करते हुए चलती है, जैसे डाइटिशियन से, एक्सरे प्रोसीजर्स वालों से, लेबोरेटरी वाले पर्सन से। तो हर तरह के लोगों से उसको डील अप करना पड़ता है। तो वो सब उसके कोवर्कर्स होते हैं। तो उन कोवर्कर्स के साथ वो क्या एथिक्स बना के चल रही है, क्या उसके प्रोफेशनल एटिकेट्स है उन कोवर्कर्स के साथ, वो भी ICN ने हमें मेंशन करवाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्स एंड द प्रोफेशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट एक प्रोफेशन के
रिगार्डिंग नर्स के क्या कोड ऑफ एथिक्स चल रहे हैं, अपने प्रोफेशन को लेके वो कितनी सीरियस है, कितनी डिसिप्लिन्ड है, वो हम पढ़ेंगे नर्स एंड द प्रोफेशन के अंदर। तो एक नर्स जो होगी वो अपने प्रोफेशन को लेके किस तरह से अपना एथिक्स को मेंटेन कर रही है, और क्या वो अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस है, क्या वो अपने प्रोफेशन को लेके पूरी तरह से नॉलेज रखती है, क्या वो अपने प्रोफेशन में जो भी प्रोसीजर कर रही है वो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का है, वो अपने रिसर्च वर्क को करी ताकि उसका प्रोफेशन एनहेंस हो सके, क्या वो अपने वर्किंग से, अपने स्किल से अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो ये सब एथिक्स या फिर एक उसके प्रोफेशन के लिए एक नर्स का बिहेवियर कहलाएगा। लास्ट हम देखते हैं कि नर्स का लेजिस्लेशंस के साथ, मतलब रूल्स रेगुलेशन लीगल अथॉरिटीज़ के साथ क्या कोड ऑफ एथिक्स बनेगा। ऑब्वियसली अगर नर्स इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रही है, अपने क्लाइंट को, अपने कोवर्कर्स को, अपने प्रोफेशन को, अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को, उसके साथ साथ ही उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने जो भी वर्कलोड को कर रही हूँ क्या वो लीगल अथॉरिटीज़ में आ रहा है, क्या मेरा वर्किंग प्रोफेशन हर तरह के काम को लीगली कर पा रहा है, तो वो उसके लीगल अथॉरिटीज़ में आएगा, जिसे मेंटेन करने के लिए नर्स को कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। अगर वो लीगली अपना वर्क कर रही है तो उसके अंदर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक, कि जो भी नर्स रोल प्ले कर रही है, जो भी वर्कलोड कर रही है, क्या वो पब्लिक को प्रोटेक्ट कर पा रही है अपने वर्क से, क्या उसके अंदर किसी तरह का कोई इलीगल एस्पेक्ट ऑफ डूइंग तो नहीं है। तो वो उन सब चीज़ों को देखकर चलेगी कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो पूरी तरह से पर्सन्स को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है। वो उसका फर्स्ट नो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। जिस भी वर्क फील्ड में वो काम कर रही है, चाहे वो स्टूडेंट नर्स हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो फिजिशियन हो, जिस भी तरह का रोल प्ले वो कर रही है अपने फील्ड के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर पा रही हो, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट। जिस तरह से पब्लिक को वो प्रोटेक्ट कर रही है, इम्पॉर्टेंट हो गया नर्स के लिए कि अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियसली वेरी वेरी नीडेड कि अपना क्लाइंट जो है उसको वो हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की सिचुएशन से, हर तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करती हुई चल रही है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, सोशली एज वेल एज एनवायरमेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू वो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रही है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में अपने क्लाइंट को नहीं डाल पा रही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ टीम। मतलब अपने हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ उसका क्या रोल है, या वो किस तरह से उनके साथ अपना कोड ऑफ एथिक्स मेंटेन कर रही है। हेल्थ टीम में बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि फिजिशियंस होंगे, डाइटिशियंस हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गए। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट आर द पर्सन हु, मतलब जो कि करवाता है डेली एक्टिविटीज़ पेशेंट को ताकि वो अपने रिहेबिलिटेशन स्टेज पे चला जाए। साथ ही साथ अपने फार्मिस्ट, जो भी पर्सन उसके वर्क फील्ड में काम कर रहे हैं उसके साथ, तो वो आते हैं उसके हेल्थ टीम के अंदर। तो अपने हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ उसका जो भी रोल प्ले है, जो भी उसका नेचर है, जो भी उसका IPR है, जो भी उसके कोड ऑफ एथिक्स है, वो उसको प्रोटेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। एंड द लास्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट केयर, जो कि हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट के अंदर, कि वो अपने क्लाइंट की जो भी केयर्स है उनको प्रोटेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उसके सारे डेटा को कलेक्ट करके उन्हें भी सीक्रेटली रख पा रही है, या फिर जो भी केयर वो क्लाइंट की दे रही है वो हर तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है, उसकी हर तरह की इंजरीज से उसको प्रिवेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो साथ ही साथ वो इस लीगल अथॉरिटीज़ के अंदर या लीगल इश्यूज़ के अंदर ये भी देखेगी कि वो अपने प्रोफेशन को कंप्लीटली एनहेंस करें, अपने प्रोफेशन को लीगली अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाए। तो ये सारे आते हैं कोड ऑफ एथिक्स में, जो कि ICN ने बताया है इन 1973। आई होप जो भी हमने टॉपिक आज लिया आपको समझ आया होगा। नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे यूनिट्स और बहुत सारे टॉपिक्स को हम हमारी फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले और उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ प्लीज़ लाइक माई वीडियो, comment and share as much as you can. Thank you.